अस्सलाम वालेकुम। आफत ज़ादी बाय मल्क सफ्दर हयात, लास्ट पार्ट। मैंने बेख्तियार कहा, फिर उससे पूछा, क्या ये बात दुरुस्त है कि तुम्हारी बेटी की शादी 2 माह पहले हुई थी? जी हाँ। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। उसकी शादी को 2 सवा 2 महीने ही हुए हैं। वो पिछले दिनों यहाँ रहने के लिए आई हुई थी। उसने मेरे इस सवाल का जवाब भी इस बात में दिया और बताया, जनाब को 1 हफ्ता पहले वो अपने खामद अनवर के साथ यहाँ आई थी। अनवर उसे इकबाल नगर में छोड़कर उसी दिन वापस टांडा चला गया था। मुसरती 3 दिन हमारे पास रही। फिर 4 दिन पहले अनवर उसे अपने साथ टांडा लेकर चला गया था। मुझे यकीन है वो अपने खामद के घर में सही सलामत होगी। आखिरी जुमला उसने बड़े एतमाद से अदा करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने महसूस कर लिया कि वो अपने अंदर किसी गहरी कश्मकश में मुब्तला हो गया था। वो एक बाप था और एक मकबूल बाप की तरह उसे ऐसी तशवीश और कश्मकश में मुब्तला होना भी चाहिए था। मैंने उसकी हालत को ज़हन में रखते हुए मुहतात लहजे में इस्तफसार किया। खुशी मोहम्मद, तुमने बताया है 4 दिन पहले तुम्हारी बेटी इकबाल नगर से मोजा टांडा रवाना हो गई थी। क्या उसके बाद टांडा की तरफ से मियाँ बीवी की खैरियत की कोई इतला मौसूल हुई? नहीं। उसने अपने सर को नफी में जुम्बिश दी और कहने लगा, इकबाल नगर से टांडा और टांडा से इकबाल नगर अक्सर लोग आते जाते रहते हैं। इस तरह यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ खुशी गमी की खबरें पहुँचती रहती हैं। लेकिन ये एक इत्तेफाक है कि पिछले 4 दिनों में ऐसी कोई इतला उधर से इधर नहीं आई। अगर मेरी बेटी के साथ कोई गड़बड़ हो गई होती तो यकीनन ये बात अभी तक छुपी नहीं रह सकती थी। वो लम्हे भर को सांस दुरुस्त करने के लिए थमा, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, आप जिस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं उसने मुझे बड़ी परेशानी में डाल दिया है। मैं सोच रहा हूँ कल सुबह तड़के मैं टांडा रवाना हो जाऊँ, मुसरती की खैर खैरियत मालूम करके आ जाऊँ। मैंने सुबह नहीं, इसी वक्त। खुशी मोहम्मद, मैंने उसकी बात काटते हुए इसरारी लहजे में कहा, तुम फिलहाल टांडा जाओ और वहाँ के हालात की खबर लेकर आओ। मैं कल सुबह तुम्हें अपने सामने थाने में देखना चाहता हूँ, मुकम्मल रिपोर्ट के साथ। क्या समझे? उस सर को कुछ अंदाज में हरकत देने लगा, जैसे बताना चाह रहा हो, जी मैं बड़ी अच्छी तरह आपकी बात समझ गया हूँ थानेदार साहब। मैं वापस से आने के लिए मुड़ा तो खुशी मोहम्मद ने मिन्नत रेज लहजे में कहा, थानेदार साहब, मैं आपके हुक्म के मुताबिक अभी टांडा रवाना हो जाता हूँ, लेकिन आपसे मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। उसके शिकस्ता लहजे को देखते हुए मैंने पूछ लिया, हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, अगर आप मुझे उस लड़के की लाश दिखा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। फौरी तौर पर तो तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करना मुमकिन नहीं खुशी मोहम्मद, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम टांडा की रिपोर्ट के साथ सुबह थाने आ जाओ। मैं तुम्हें खुद अपने साथ लेकर हस्पताल जाऊंगा और लाश की शिनाख्त करवा दूंगा। हस्पताल में? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर कपकपाती हुई आवाज में पूछा, क्या उस लड़के की लाश अस्पताल के मुर्दा खाने में रखी है? मैंने उसकी जहनी उलझन को दूर करने की खातिर वजाहत करते हुए कहा, नामालूम मकतूला दुशीजा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया गया था। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट कल दोपहर के बाद मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर तुम कल सुबह मेरे पास आ जाते हो तो मैं तुम्हें सरकारी अस्पताल ले जाकर लाश का चेहरा दिखा दूंगा। बात उसकी समझ में आ गई और उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो अभी दुकान बंद करके घर जाएगा, अपनी घरवाली को सूरत हाल से आगाह करेगा और पहली फुर्सत में मेरे हुक्म की तामील के लिए टांडा रवाना हो जाएगा। मैंने उसे अल्लाह हाफिज कहा और कांस्टेबल आरिफ के साथ वापसी की राह पकड़ ली। हमारी साइकिलें चौधरी सरवर की हवेली में खड़ी थीं। हम तेज तेज कदम उठाते हुए हवेली की जाने बढ़े। अगर साइकिलें हमारे पास भी होती तो भी मुझे थाने जाने से पहले चौधरी सरवर की हवेली तो जाना ही था। चौधरी ने बड़ी मोहब्बत से मुझे ताकीद की थी कि नाज और कंगन के हवाले से जो भी हकायक सामने आए मैं उसे उनसे आगाह करते हुए थाने का रुख करूं। चौधरी इस केस में खुसूसी दिलचस्पी महसूस कर रहा था। किसी के खुलूस और मोहब्बत का जवाब भी मोहब्बत और खुलूस ही से देना चाहिए। लिहाजा मैं थाने पहुंचने से पहले चौधरी सरवर से एक मुख्तसर सी मुलाकात का ख्वाहां था। 7 मई की सुबह बड़ी सनसनीखेज थी। मैं तवक्का कर रहा था जब मैं तैयार होकर थाने पहुंचूंगा तो खुशी मोहम्मद से जरूर मुलाकात होगी। मेरी ये तवक्का पूरी तो हो गई, मगर बड़े ही हंगामा खेज अंदाज में। खुशी मोहम्मद थाने के बरामदे में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था, मगर वो अकेला नहीं था। उसकी बीवी जमीला और दामाद अनवर भी उसके साथ थे और उन तीनों के चेहरे बुरी तरह उतरे हुए थे। मैंने अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाते हुए एक कांस्टेबल से कहा कि उन्हें मेरे पास भेज दे। मैं अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ चुका तो वो तीनों मेरे सामने मौजूद थे। मैंने अपनी मेज के आगे बिछी कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए उनसे कहा, आप लोग आराम से बैठ जाएं।
खुशी मोहम्मद ने टूटे हुए लहजे में कहा, थानेदार साहब बैठने को छोड़े, आप हमें फौरन अस्पताल ले चलें। उनके चेहरों को देखकर मुझे यह अंदाजा तो हो ही चुका था, उधर टांडा में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है, और ये भी तुक्का थी उस गड़बड़ का ताल्लुक यकीनन मुसर्रत जबीन उर्फ मुसरती से होगा। और अब खुशी मोहम्मद के लहजे ने मेरे इस अंदाजे की तस्दीक कर दी थी। मैंने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, खुशी मोहम्मद, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, पहले टांडा के बारे में रिपोर्ट तो दो। खुशी मोहम्मद के बजाय अनवर ने दुखी लहजे में बताया, मेरी बीवी मुसरती घर से गायब है जी, आप हमें उस लड़की की लाश दिखाएं ताकि। बोलते बोलते वो अचानक खामोश हो गया। उसकी आवाज की शिकस्तगी से अंदाजा होता था इससे आगे बोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी। मुझे ये बांपने में जरा दिक्कत महसूस ना हुई कि वो तीनों तोका कर रहे थे। कल सुबह मुझे नहर में से जो लाश मिली थी वो मुसरती के सिवा किसी और की नहीं थी। जमीला ने रूहान से लहजे में कहा, थानेदार साहब, आप रात को घर आए थे लेकिन आपने मुझे इस मामले में बताया ही नहीं। आप तो देर ना करें, हमें फौरन अस्पताल ले चले। हाय मेरी बच्ची। वो आंसू बहाते हुए बकायदा बयान करने लगी। खुशी मोहम्मद की हालत भी दुगरगुम थी। अलबत्ता अनवर ने खुद को बड़ी हद तक संभाल रखा था। वो दुखी और मलूल तो नजर आता था लेकिन उसने अपने जज्बात को कंट्रोल से बाहर नहीं होने दिया था। फौरी तौर पर सूरत हाल के पेश नजर मैंने यही फैसला किया कि उन्हें अस्पताल ले जाऊं, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। ताहम जमीला की जज्बाती कैफियत को देखते हुए मैंने उन पर वासिया कर दिया, मेरे साथ सिर्फ अनवर और खुशी मोहम्मद अस्पताल जाएंगे। जमीला को मेरा ये सख्त फैसला अगरचे हरगिज पसंद नहीं आया था, ताहम मेरी बात मानने के सिवा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। लिहाजा वो आंसू बहाते हुए खामोशी से एक तरफ बैठ गई। मैंने एक तांगे का बंदोबस्त करवाया और अनवर और खुशी मोहम्मद को अपने साथ लेकर सरकारी अस्पताल की जानिब रवाना हो गया। नामालूम मकतूला दशीजा की लाश को देखने के बाद अस्पताल में जो कोहराम बपा हुआ उसकी तफसील बयान करना मैं जरूरी नहीं समझता। एक जुमले में सिर्फ ये जान लें कि अब वो नामालूम नहीं रही थी। मैंने एहतियातन उन सुसर दामाद को उस लड़के का महज चेहरा दिखाया था और चेहरे की एक मुख्तसर सी झलक देखते ही बाप ने बेटी को और शोहर ने अपनी बीवी को फौरन पहचान लिया था। वो सितम नसीब बदबख्त कोई और नहीं, मुसर्रत जबीन उर्फ मुसरती ही थी। उस शिनाख्त के बाद गोया वो केस लगभग आधा हल हो गया था। अब मुझे उसके कातिल को तलाश करना था। मैंने पोस्टमार्टम शुदा लाश को वापस रखवाया और उन दोनों को लेकर अस्पताल के इंतजार गाह की तरफ आ गया। खुशी मोहम्मद की हालत बहुत खराब हो रही थी। जवान और नौब्याहता लड़की की अलमनाक मौत का गम बड़ा दिल चीर देता है। वो खुद को संभालने की कोशिश में बिखर रहा था। अनवर की कोशिश तो अपने सुसर से भी ज्यादा मखदूश थी। वो मुसरती को पुकार पुकार कर बाकायदा आज़ारी कर रहा था। मैंने महसूस किया वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। अभी उनकी शादी को अरसा ही कितना हुआ था, 2 माह कोई वक्त होता है भला। वो तो अभी खुशियों और मुसरतों के मफहूम को भी पूरी तरह समझ नहीं पाए होंगे कि उनके दरमियान अबदी जुदाई की दीवार उठ गई थी। अनवर पर एक जुनून सा सवार था। उसने ये जानी अंदाज में अस्पताल की पथरीली दीवारों से सर टकराने की कोशिश भी की थी। ताहम अस्पताल के अमले ने उसे फौरन काबू करके इस खुद अजियती से रोक दिया था। मेरी हदायत पर एक ड्यूटी डॉक्टर को बुलाकर अनवर को सुकून का इंजेक्शन दे दिया गया। उसे फौरी तौर पर कंट्रोल करने का कोई और चाराकार नजर नहीं आता था। मैं अस्पताल के निगरानी आला के पास पहुंच गया। वो मुझे अच्छी तरह जानता था। मैंने उससे लड़की के पोस्टमार्टम और उसकी रिपोर्ट के बारे में इस्तफसार किया। उसने बताया, पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ रिपोर्ट तहरीर करना बाकी है। जिस मखसूस डॉक्टर ने मुसद्दी का पोस्टमार्टम किया था वो ड्यूटी पर आ जाता तो फिर रिपोर्ट तैयार होने में बमुश्किल आधा घंटा सर्फ होता। एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे यकीन दिलाया कि आज दोपहर के बाद लाश हमारे हवाले कर दी जाएगी। मैं जब अनवर और खुशी मोहम्मद के साथ अस्पताल की तरफ आ रहा था तो मैंने एक कांस्टेबल को भी अपने हमरा कर लिया था। उस कांस्टेबल को मैंने अस्पताल ही में तैनात कर दिया ताकि वो अनवर वगैरह की देखभाल करता रहे और जब लाश को फारिग किया जाए तो उसे लेकर सीधा मौजा नुशाही चला आए। डॉक्टर से मैंने ये मालूम कर लिया था कि अनवर को जो सुकूनावर इंजेक्शन दिया गया था उसका असर 3-4 घंटे में ज़ाहिर हो जाएगा। वो एक बहुत ही माइल्ड इंजेक्शन था। उसका मतलब था 3-4 घंटे के बाद अनवर को होश आ जाना था। मैं कांस्टेबल समेत अनवर और खुशी मोहम्मद को सरकारी अस्पताल में छोड़कर खुद थाने आ गया। मुसरती की माँ जमीला अभी तक थाने ही में बैठी हुई थी। वो चाहती भी कहाँ। खुशी मोहम्मद के साथ इकबाल नगर से मौजा नुशाही पहुंची थी। मैंने थाने में कदम रखा तो उसने मुझ पर सवालात की बुछाड़ कर दी। माँ का दिल बड़ा हसास और खबर आशना होता है।
उसे बहुत सी बातों का पहले ही पता चल जाता है। वह जब अस्पताल की तरफ जा रहा था तो उसकी हालत देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो अपनी बेटी की मौत से आगाह हो चुकी है। मैंने बड़ी एहतियात के साथ नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में जमीला को उसकी बेटी के साथ पेश आने वाले अंदोहनाक वाक़े से आगाह कर दिया। ये काम अगरचे बहुत ही मुश्किल था। किसी माँ को उसकी जवान औलाद की मौत की खबर देना बड़ा दिल गुर्दे और हौसले का काम होता है। ताहम मैं इस कठिन मरहले से जैसे तैसे गुजर ही गया। जमीला का इसरार था कि उसे भी अस्पताल पहुंचाया जाए। ऐसे मौका पर वो अपने शौहर के पास रहना चाहेगी। मैं उसे समझाने की कोशिश की कि दोपहर के बाद वो लोग भी इधर ही आ जाएंगे, लेकिन मेरी किसी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। बिलाखिर उसकी जिद से मजबूर होकर मैंने उसे भी अस्पताल भिजवा दिया। मुझे थोड़ी सी तन्हाई मुयस्सर आई तो मैं मुसर्रत जबी और मुसर्ती के बारे में सोचने लगा। मुझे इस अमर में कोई शक व शुबा नहीं था कि मुसर्ती तबई मौत नहीं मरी थी। मैंने उसकी गर्दन पर ऐसे निशानात देखे थे जिनसे पता चलता था गला गूंद कर उसे मौत के घाट उतारा गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये हकीकत खुलकर सामने आ जाती कि उसकी मौत किस तौर पर वाक़या हुई थी। मेरे नज़दीक ये सीधी सादी कत्ल की एक वारदात थी। अनवर अस्पताल से वापस आ जाता तो मैं उससे मुसर्ती की मौत के बारे में कुछ पूछता। जमीला और खुशी मोहम्मद से इस सिलसिले में कोई सवाल करना फजूल ही होता। वो अगर इस बारे में कुछ जानते होते तो खुशी मोहम्मद रात ही मुझे बता देता। अनवर का कहा हुआ एक जुमला मेरे ज़हन में गर्दिश कर रहा था। मेरी बीवी मुसर्ती घर से गायब है जी। आप हमें उस लड़के की लाश दिखाएं ताकि मुसर्ती घर से गायब है कि अल्फाज मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। मुसर्ती की लाश 6 मई की सुबह को मौजा नुशाही में दरियाफ्त की गई थी और उस दरियाफ्त का सेहरा रहमो मुचेरे के साथ जाता था। अब सवाल ये पैदा होता था कि उसकी मौत कब, कहाँ और कैसे वाक़या हुई। कब और कैसे का जवाब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मिल जाता। कहाँ का सुराग मुझे लगाना था। कोई अमली कदम उठाने से पहले ही मेरा ज़हन मुसलसल उसी के बारे में सोच रहा था। अगर मुसर्ती का कत्ल मौजा टांडा में हुआ था तो फिर इसका ये मतलब था कि उसकी मौत रात के पहले हिस्से में वाक़या हुई होगी। मौजा टांडा और नुशाही के दरमियान लगभग 8 मील का फासला था। लाश नहर में तैरते हुए रहमो के जाल तक पहुंची होगी और अगर उस बदनसीब को इकबाल नगर के कुर्बो ज्वार में जिंदगी की कैद से आज़ाद किया गया था तो फिर इस हिसाब से इसकी मौत का वक्त निस्फ शब का होना चाहिए था। वक्त के हवाले से मेरा जहन जो हिसाब जोड़ रहा था उसकी बुनियाद महज इस बात पर थी कि मुसर्ती को कत्ल करने के बाद फौरन हवाला नहर कर दिया गया हो। लेकिन अगर सूरत हाल इसके बरक्स या इससे बिल्कुल मुख्तलिफ रही हो तो नताइज में भी फर्क आ सकता था। मैं इसी सोच विचार में गरक था कि दोपहर के खाने का वक्त हो गया। हालात जो भी रहे, पेट खाना मांगता है। जल्द या बदेर उसे खुराक की जरूरत पेश आती है। लिहाजा मैं भी पेट पूजा में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर के बाद एक कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया कि खुशी मोहम्मद और उसकी बीवी जमीला वापस आ गई हैं। मैंने इत्तला लाने वाले कांस्टेबल से कहा, ठीक है, उन्हें उधर बरामदे में ही बिठाओ, रोटी पानी का पूछो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें अपने पास बुलाता हूँ। कांस्टेबल यस सर कहते हुए कमरे से निकल गया। मैं खाना खाते हुए सोचने लगा कि वो दोनों मियाँ बीवी अपने दामाद के बगैर ही वापस क्यों आ गए। जमीला बड़ी जिद करके यहाँ से अस्पताल की तरफ गई थी और जब मैं सुबह अस्पताल से वापस आ रहा था तो मैंने खुशी मोहम्मद को भी चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया था कि वो मुसर्ती की लाश के साथ ही वापस आएगा। वो दोनों यहाँ थाने में मौजूद थे। मैंने खाने से फारिग होने के बाद उनके बारे में पूछा तो पता चला वो बड़ी बेताबी से मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे ये भी पता चला उन्होंने खाना नहीं खाया। ये उनका एक ऐन फितरी रद्द-ए-अमल था। उन पर जितनी बड़ी क़यामत गुजर गई थी उसमें नींद और भूख प्यास का उड़ जाना लाजमी बात थी। मैंने उन्हें फौरन अपने कमरे में बुला लिया और पूछा, आप लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? बस जी, जरा भी भूख नहीं है, खुशी मोहम्मद ने टूटे हुए लहजे में कहा। जमीला भराई हुई आवाज में बोली, खाना कैसे हमारे हलक से उतर सकता है थानेदार साहब, हमारी इक्को एक बेटी थी, कितने चाव और अरमानों से उसे ब्याहा था, पता नहीं किस नामुराद की नजर उसे खा गई, उसका गला रंध गया। मैं रात खुशी मोहम्मद पर यह वाजे कर चुका था कि मुझे नहर के पुल के नजदीक से जिस नामालूम दोशीज़ा की लाश मिली है उसे बाकायदा कत्ल करके नहर में फेंका गया था। उसी तनाज़र में मैंने तसल्ली अमेज़ लहजे में उनसे कहा, मुझे आपकी जवान बेटी की मौत का बड़ा दुख है। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसके कातिल को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दूंगा। इससे क्या मेरी मुसर्ती वापस आ जाएगी? जमीला ने कुछ इस अंदाज से सवाल किया जैसे उसकी बेटी के ज़िया में मेरा कोई हाथ हो।
खुशी मोहम्मद ने नमनाक लहजे में कहा। थानेदार साहब, अब हमें किसी बात की फिक्र करना है? जब हमारी मसरती ही नहीं रही तो उसके कातिल को गिरफ्तार करने से हमें क्या मिल जाएगा? कोई फायदा नहीं। दोनों मियाँ बीवी ने कमोबेश एक जैसी ही बात की थी, लेकिन मैं उनके जख्मी इस्तफसारात के जवाब में ये तफसील बयान नहीं कर सकता था कि किसी कातिल को गिरफ्तार करने का क्या फायदा होता है। वो जिस जज्बाती सदमे से गुजर रहे थे उसमें उन्हें बहलाने की जरूरत थी। उस वक्त उन्हें हमदर्दी और दिलासे की जरूरत थी। उनके मुंतशिर जहन और बिखरे हुए दिलो दुनिया की सफाक हकीकतों को कबूल करने के लिए किसी कीमत पर तैयार ना होते, लिहाजा मैंने जमीनी हकायक को उनसे दूर रखा और पूछा, तुम दोनों के दामाद का क्या हाल है? वो ठीक है जनाब, खुशी मोहम्मद ने जवाब दिया, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। जमीला ने कहा, उस बेचारी की तो दुनिया ही उजड़ गई, अब उसे क्या होश आएगा? मैंने महसूस किया कि जमीला की हालत ठीक नहीं थी। वो जब भी बोलती तो साथ ही उसके आंसू भी निकल आते। आंसुओं पर किसे इख्तियार होता है? ये दिल पर लगने वाली किसी गहरी चोट के नतीजे में पैदा होते हैं, और जब तक उस चोट का निशान मुंतमिल नहीं हो जाता उन्हें पैदा होने से कोई बास नहीं रख सकता। मैंने नहायत ही अपनायत से कहा, आप लोग अनवर के होश में आने के सिलसिले में ज्यादा परेशान ना हो। वो नींद और इंजेक्शन के जरिए असर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो नॉर्मल हो जाएगा। बीवी की लाश का चेहरा देखकर वो हिजानी कैफियत में मुब्तला हो गया था। अगर उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन ना दिया जाता तो खुद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। उसने बीवी की मौत का बड़ा गहरा असर लिया है। अनवर मुसर्ती से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। जमीला खला में देखते हुए कहा, अब तो सिर्फ तसल्लियां और दिलासे ही रह गए हैं। मैंने जमीला की बेहतरी की खातिर कांस्टेबल को अपने कमरे में बुलाकर कहा, तुम इन्हें बरामदे की किसी बेंच पर बिठा दो, और अगर लिटा दो तो ज्यादा अच्छा है। इन्हें आराम की जरूरत है। आराम तो अब कब्र में उतरकर ही मिलेगा थानेदार साहब, वो खोए खोए अंदाज में बोली। खुशी मोहम्मद ने कहा, दरअसल हम आपसे इजाजत लेने आए थे। उधर इकबाल नगर में हम अपने बेटे को घर में अकेला छोड़कर आए। ठीक है, अड़ोस पड़ोस वाले इसका ख्याल रखेंगे, लेकिन वो इतना भी बच्चा नहीं कि उसे हालात की संगीनी का अंदाजा ना हो सके। पूरे इकबाल नगर में इस वाक़े की खबर फैल चुकी है। वो परेशान हो रहा होगा, इसलिए आप हमें घर जाने दे तो अच्छा है। वो लम्हे भर के लिए मुतवक्कफ हुआ, फिर बिखरी हुई आवाज में बोला, अस्पताल में अनवर मौजूद है। आप मुसद्दी की लाश को उसी के हाथ इकबाल नगर भेज देना जनाब। मुझे घर जाकर उसकी जुमला अधूरा छोड़कर वो आंखों से के तेजी से नम होते गोशों को साफ करने लगा। मुझे समझने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि वो मुसद्दी की तदफीन के सिलसिले में जरूरी बंदोबस्त का जिक्र करना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान ने साथ नहीं दिया था। ऐसे मौके पर जुबान गूंग अल्फाज जामद होकर रह जाते हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि क्या कहा जाए, क्योंकि ख्यालात भी मफलूज हो चुके होते हैं। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, ठीक है, आप लोग इकबाल नगर जा सकते हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद। उन्होंने बेहद वक्त चौंक कर मेरी तरफ देखा। खुशी मोहम्मद ने उलझन सदा लहजे में पूछा, 10 मिनट बाद क्यों जनाब? वो इसलिए कि, मैंने ठहरे हुए लहजे में बताया, अगर 10 मिनट तक तुम्हारी बीवी बाहर किसी चौबी बेंच पर लेटकर आराम कर लेगी तो इकबाल नगर तक का फासला सफर करने के काबिल हो जाएगी। उसकी हालत मुझे ठीक नजर नहीं आ रही, और इन्हीं 10 मिनट में मैं तुमसे चंद जरूरी बातें भी कर लूंगा। जरूरी बातों के जिक्र पर उसने सवालिया नजर से मुझे देखा, लेकिन कुछ पूछने की बजाय वो उठकर खड़ा हो गया। फिर कांस्टेबल की रहनुमाई में वो जमीला को सहारा देकर मेरे कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो मुंतजिर निगाह के साथ एक मरतबा फिर मेरे सामने बैठा था। उस वक्त हम दोनों के सिवा कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। खुशी मोहम्मद की आंखों में तैरते हुए सवालात को मैं बखूबी समझ रहा था। मैं चंद लम्हात तक उसके चेहरे का जायजा लेता रहा, फिर नहायत ही संजीदा अंदाज में कहा, खुशी मोहम्मद, ये बात मैंने तुम्हें कल शाम भी बताई थी कि लड़की को कत्ल करने के बाद नहर में फेंका गया है, और इतनी समझ तो तुम में है कि कोई किसी को बिला वजह कत्ल नहीं करता। मुझे जल्द से जल्द मुसर्रत जबीन के कातिल तक पहुंचना है, और इस सिलसिले में तुम मेरी रहनुमाई करोगे। मैं आपकी क्या रहनुमाई कर सकता हूँ थानेदार साहब? मैंने ठोस लहजे में कहा। खुशी मोहम्मद, अनवर की शादी 2 माह पहले हुई है और उसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया। ये कार्रवाई इन दोनों में से किसी के दुश्मन की ही हो सकती है। मैं लम्हा भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम बताओगे उधर टांडा में अनवर की किससे दुश्मनी है? अनवर तो बहुत ही अच्छा इंसान है जनाब। खुशी मोहम्मद ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, उसकी तो सबसे दोस्ती है, दुश्मनी किसी से नहीं। मैं ये नहीं मान सकता खुशी मोहम्मद, मैंने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। इंसान के जहाँ 10 दोस्त होते हैं वहां कोई एक आध दुश्मन भी मौजूद होता है। वो बेबसी से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब।
अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जी, मैं समझा नहीं। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब ये है कि तुम्हें अपने दुश्मनों का तो बखूबी इल्म होगा ना। मुमकिन है इस दुश्मनी का असर तुम्हारी बेटी पर पड़ा हो। ऐसी कोई बात नहीं थानेदार साहब, वो पूरे तैक्कन से बोला। मैंने एक और इम्कानी सवाल किया, मुसर्ती की शादी पर कोई तुमसे नाराज तो नहीं था? मैंने उसकी आंखों में उलझन के आसार नमूदार होते देखे तो जल्दी से वजाहत कर दी। खुशी मोहम्मद, दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ, इकबाल नगर में कोई इस बात पर नाखुश तो नहीं था कि मुसर्ती की शादी अनवर से क्यों हो रही है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो कतईये से बोला। पूरे गांव ने मुसर्ती की शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हर कोई बहुत खुश था। सब मुझे मुबारकबादें दे रहे थे। मैंने उसकी बात मुकम्मल होने पर पूछा, और उधर टांडा की क्या सूरत हाल थी? क्या वहां भी सब लोग अनवर की मुसर्ती से शादी पर खुश थे? मैं वहां के एक बंदे के दिल का हाल तो नहीं जानता थानेदार साहब, खुशी मोहम्मद ने ठहरे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन ऐसी कोई नापसंदीदगी देखने और सुनने में नहीं आई। मैंने जाविया सवालात को तब्दील करते हुए इस्तफसार किया, तुम जब कल रात टांडा पहुंचे तो वहां की क्या सूरत हाल थी? जब मैं वहां पहुंचा तो अनवर घर से निकलने ही वाला था, खुशी मोहम्मद ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया। मैंने पूछा, तुम रात को कहाँ जा रहे हो? उसने तशवीश भरे लहजे में बताया कि वो इकबाल नगर ही आ रहा था। मैं आपकी जुबान से एक बुरी खबर सुनने के बाद घर से निकला था। जब अनवर के अंदाज में भी गड़बड़ महसूस की तो मैं उसे पूछे बिना ना रह सका, खैरियत है अनवर, तुम इस अफरा तफरी में क्यों हो? उसने बराई हुई आवाज में मुझे बताया कि वो सुबह मुसर्ती को सही सलामत घर छोड़कर चक 34 गया था। जब शाम में वो वापस टांडा पहुंचा तो मुसर्ती घर में मौजूद नहीं थी। उसने अड़ोस पड़ोस हत्ता के गांव के एक एक बंदे से अपनी बीवी के बारे में पूछ लिया, लेकिन किसी को मुसर्ती के बारे में कोई खैर खबर नहीं थी। टांडा एक छोटा सा गांव है, बमुश्किल 20-25 घर होंगे। इस तलाशो जुस्तजू में अनवर की मुसर्ती तो कहीं ना मिली, मगर पूरे गांव को इस बात की खबर हो गई कि अनवर की घर वाली अचानक गायब हो गई। इस सूरत हाल ने अनवर को और भी परेशान कर दिया। हर कोई उसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए पूछ रहा था, अनवर, तुम्हारी नई नवेली बीवी कहाँ चले गई? जब नकेले और चुभते हुए सवालात का यह सिलसिला उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने इकबाल नगर आने का फैसला कर लिया। वो सांस को हमवार करने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, वो घर से निकलने ही वाला था कि मैं वहां पहुंच गया। मैंने उसे इकबाल नगर मौजा नुशाही की सूरत हाल से आगाह किया। उसने मुझे टांडा के ताज़ा तरीन और परेशान कुन हालात की खबर दी। फिर हम पहली फुर्सत में इकबाल नगर आ गए। रात इतनी ज्यादा हो गई थी कि आपके पास नुशाही उस वक्त ना आ सके। रात के बाकी हिस्से में हमने हर दिल दुखाने वाले जाविये पर बातचीत की और सुबह की अजान के बाद हम घर से निकल आए। अभी सूरज तुलू हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि हम नुशाही पहुंच गए। खुशी मोहम्मद ने तवील वजाहती बयान खत्म किया तो मैं गहरी सोच में डूब गया। उसने हालात का जो नक्शा खींचा था वो बातें उसे अनवर की जुबानी पता चली थी। टांडा में पेश आने वाले वाकयात के बारे में जानने के लिए अनवर का एक भरपूर इंटरव्यू बहुत जरूरी था, और ये उसी वक्त मुमकिन था जब वो होश में आ जाता। मैंने खुशी मोहम्मद से 2-4 ज़मीनी सवालात किए और उन मियाँ बीवी को इकबाल नगर जाने की इजाज़त दे दी। उन्हें थाने से निकले पर मुश्किल आधा घंटा हुआ होगा कि अनवर वहां पहुंच गया। उससे फौरन मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैंने हैरत भरी नजर से देखा और पूछा, अनवर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ जी, वो कमजोर से लहजे में बोला। अब बर्दाश्त तो करना ही होगा ना। वो सुबह की निस्बत बड़ी हद तक संभला हुआ था। मुझे यूं महसूस हुआ उसने हकीकत मंदी का मुजाहरा करते हुए बहुत जल्द हालात से समझौता कर लिया है। बाज लोग वाकई ऐसे मजबूत असाब के मालिक होते हैं जिन्हें हंगामी हालात से बाहर निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, और बाज ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी सदमे से संभलने के लिए एक उम्र भी काफी होती है। तुम तो उधर अस्पताल में थे। मैंने बगौर उसके चेहरे का जायजा लेते हुए गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। वहां की क्या खबरें हैं? अस्पताल का अमला अच्छा नहीं है, वो कदरे बरहमी से बोला। मैंने पूछा, क्यों? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैंने होश में आने के बाद दोबारा अपनी बीवी को देखने के लिए उनसे कहा, वो जवाब देते हुए बोला, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। वहां आपका सिपाही मौजूद था। मैंने मिन्नत करके उससे सिफारिश करवाने की कोशिश की, मगर उन्होंने एक नहीं सुनी, सिर्फ इतना कहते हुए बात ही खत्म कर दी, ये नामुमकिन है। वो थोड़ी देर के रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, ये तो कोई असूल ना हुआ जी। मैं मुसर्ती का खामंद हूँ, उसका महरम हूँ, और वो मुझे इससे मिलने नहीं दे रहे थे। तंग आकर मैंने पूछ लिया, वो पोस्टमार्टम शुदा लाश कब देंगे? उन्होंने रखाई से जवाब दिया, यह हम तुम्हें नहीं बता सकते, तुम थाने से लाश वसूल कर लेना।
وہ لمحہ بار کو دوبارہ متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے آخرکار یہی فیصلہ کیا، جب وہ میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہسپتال میں پہرا لگا کر بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ تھانے چل کر خوشی محمد اور جمیلہ چاچی کا دکھ ہی بٹاتا ہوں، لیکن وہ دونوں مجھے یہاں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ بات ختم کرتے سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے اور سمجھانے والے انداز میں اس کے تمام سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھو انور، ہسپتال والوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، نہ ہی انہوں نے تمہیں کسی برے سلوک سے گزارا ہے۔ انہوں نے وہی کیا ہے جو ان کا فرض بنتا تھا۔ اگر غور سے تم اپنے حالات کا جائزہ لے لو تو تمہیں اچھی طرح یہ محسوس ہو جائے گا کہ تم مسرتی کے خامند تھے، اب نہیں ہو، اور یہ کہ اس کی موت طبعی نہیں ہوئی بلکہ اسے باقاعدہ قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے، لہذا اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوایا گیا۔ آج صبح میں تمہارے ساتھ تھا، اس لیے میری درخواست پر انہوں نے تمہیں لاش کے چہرے کے ایک حصے کی جھلک دکھا دی تھی، ورنہ یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ میں لمحے بار کو خاموش ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک خوشی محمد اور جمیلہ کا تعلق ہے تو دونوں مجھ سے اجازت لے کر اقبال نگر گئے ہیں۔ جب مسرتی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تھانے میں آ جائے گی تو میں لاش کی وصولی کے لیے انہیں یہاں بلوا لوں گا۔ وہ یک لخت اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے سفسار سے کہا، کیا ہوا انور؟ کچھ نہیں، وہ بددلی سے بولا، میں بھی اقبال نگر ہی جا رہا ہوں۔ جب چاچا خوشی محمد اور چاچی جمیلہ نہیں ہے تو میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ اس کا یہ فوری رد عمل ٹھٹکا دینے والا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں ضرور اس سے جیرا کرتا، لیکن اس سے پیش آنے والے سانحے سے باخوبی آگاہ تھا، اور ہسپتال میں اس پر طاری ہونے والی جنونی کیفیت کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ بیوی کی ابدی جدائی نے اس کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا تھا، لہٰذا میں اسے الاؤنس دیتے ہوئے ہاتھ کھولا رکھا اور کہا، انور، تمہیں اقبال نگر جانے سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن اس سے پہلے میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ تو اچھا ہوگا۔ میرے لہجے میں شامل سنجیدگی کو دیکھتے اس نے لمحے بار کو کچھ سوچا، پھر جس مکانیکی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا ویسے ہی ایک جھٹکے سے بیٹھ بھی گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، انور، میرا تجربہ کار اور جہاں دیدہ آنکھیں کہتی ہیں کہ تمہاری بیوی کو کسی نے قتل کر کے نہر میں پھینک دیا تھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، تمہارا ایسا سنگ دل اور شفاق دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے مستفسر ہوا، آپ کس بنا پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مسرتی کو قتل کیا گیا ہے؟ یہ بات آپ نے پہلے بھی کی ہے۔ میں نے کہا، میں نے مسرتی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوانے سے پہلے اپنی تجربہ کار آنکھوں کے سامنے سے گزارا تھا۔ میں نے اس معائنے میں مسرتی کی گردن پر بڑے واضح انداز میں چند ایسے نشانات بنے دیکھے تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ تم دیکھ لینا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے اس تجرباتی تجزیے کی تصدیق کر دے گی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے یقین دہانی کرانے والے انداز میں کہا، اب تم میرے سوال کا جواب دو، یہ کارنامہ تمہارے کس دشمن کا ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، جناب، میرا ایسا تو کوئی دشمن نہیں ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے اس انداز میں ادھر ادھر نگاہ گھمانے لگا جیسے اسے جانے کی جلدی ہو۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، انور، یہی سوال میں نے تمہارے سسر خوشی محمد سے بھی پوچھا تھا، اس کا جواب بھی تم سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ تم بھی مانو گے کہ کوئی خام خواہ کسی کو قتل نہیں کرتا۔ تمہاری بیوی کو جس نے بھی موت سے ہمکنار کیا ہے وہ یا تو تمہارا دشمن ہے اور یا پھر خوشی محمد کا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے بتایا ہے نا جی، وہ پریشان کن انداز میں بولا، میں اپنے ایسے کسی دشمن سے واقف نہیں ہوں جو اس حد تک جا سکتا ہو، اور جہاں تک چاچا خوشی محمد کا تعلق ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، ایک چٹتی سی نگاہ کمرے کے دروازے پر ڈالی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، چاچا خوشی محمد بھی ایک سیدھا سادہ اور شریف آدمی ہے، میں نے آج تک اسے کسی دشمن سے لڑائی جھگڑا کرتے نہیں دیکھا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ کوئی اس کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آہستگی سے کہا، انور، اسی نوعیت کے خیالات اور جذبات کا اظہار خوشی محمد نے تمہارے لیے کیا ہے۔ لگتا ہے تم دماغ سسر میں بڑی محبت اور ہم آہنگی ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے تھانے دار صاحب، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ واقعی چاچا خوشی محمد میرا بڑا خیال رکھتا ہے۔ وہ میرا سگا چاچا تو نہیں، لیکن سگوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میں اسے اپنا بزرگ مانتا ہوں اور اپنے باپ کی طرح اس کا احترام کرتا ہوں۔ پھر اس نے مناسب الفاظ میں مجھے بتایا کہ وہ والدین جیسی نعمت سے محروم تھا۔ خوشی محمد نے اس کے لیے کبھی اپنی شفقت کم نہیں ہونے دی۔ بہت سے لوگوں نے اسے منع کیا تھا کہ مسرتی کی شادی مجھ سے نہ کرے، لیکن اس نے کسی کی نہیں مانی اور یہ شادی ہو گئی۔ اتنا اچھا سلوک تو اپنے سگے بھی نہیں کرتے۔ اس کی ایک بات نے مجھے چونکا دیا اور میں ذہن میں ابھرنے والے سوال کو اس کے سامنے لائے بنا نہ رہ سکا۔ میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے یہ بتایا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس شادی کی مخالفت کی تھی،
इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश करना मुमकिन नहीं था कि मुसर्ती को कत्ल किया गया था। अब यह भी तय था कि ऐसा काम या तो अनवर का कोई दुश्मन कर सकता था या मुसर्ती का, और या फिर उन दोनों की शादी का कोई दुश्मन। अभी भी अनवर ने कुछ इस अंदाज से बात की थी कि मेरा चौंक जाना लाजिम हो गया था। उसने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, वो थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि मैं कुंवारा नहीं था। 4 साल कबल मेरी शादी हुई थी जो किसी वजह से नाकाम हो गई। उसी बात को बुनियाद बनाकर लोग खुशी मोहम्मद को मशवरे दे रहे थे कि मुसर्ती को एक से एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, वो मुझसे क्यों उसकी शादी कर रहे हैं। मैंने उसी मुखालफत की बात की है, आप इसे दुश्मनी वगैरह ना समझे। वो लम्हे पर को रुका, एक गहरी सांस खींचकर अपने फेफड़ों को भरा और धीरे धीरे सांस खारिज करते हुए बोला, थानेदार साहब, वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि मुसर्ती को एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल सकता था। ये तो चाचा खुशी मोहम्मद की मोहब्बत और मेहरबानी है कि उसने मेरे हक में फैसला किया। लेकिन उसकी आवाज बोझल होने लगी। शिकस्ता लहजे में बात मुकम्मल करते हुए बोला, लेकिन मैं ही बदकिस्मत हूँ कि मुसर्ती का पायदार साबित नहीं हुआ। वो मुझे छोड़कर चली गई। वो दोनों हाथों की मुट्ठियों को बड़े इसरारी अंदाज में खोल बंद करने लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे दोबारा उस पर वही जुनूनी कैफियत तारी होने वाली है। ज़हन में एक ख्याल तो ये आया कि मैं सवालात के सिलसिले को मौकूफ करके उसे जाने दूं, लेकिन फिर एक दूसरे पेशा वाराना ख्याल ने पहले ही ख्याल का सर कुचल दिया। अभी अनवर से बहुत कुछ पूछना बाकी था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं कातिल तक रहनुमाई करने वाले रास्ते पर कदम रखने ही वाला हूँ। यहाँ से वापस पलटना दुरुस्त नहीं था। मैंने चंद लम्हा तक बड़ी गहरी नजर से अनवर के चेहरे पर नमूदार होने वाले तासरात का जायजा लिया। जब मुझे ऐसा लगा कि वो जुनूनी कैफियत की जानिब बढ़ने के बजाय नॉर्मल हो रहा है, तो मैंने मुलायम लहजे में उससे पूछा, अनवर, तुम्हारी बातों से मैंने अंदाजा लगाया है कि शादी से पहले भी तुम्हारा खुशी मोहम्मद के घर आना जाना था। तुम लोगों के बड़े गहरे ताल्लुकात थे। वो तुम्हारे बारे में और तुम उनके बारे में छोटी से छोटी बात से भी वाकिफ थे। तुम्हारी जुबानी मुझे पता चला है कि मुसर्दी के लिए एक से एक अच्छा रिश्ता मौजूद था। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहा था। मैंने महसूस किया वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। लिहाजा बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने पूछा, अनवर, जरा सोचकर बताओ, मुसर्ती के लिए किसी और का रिश्ता भी आया था जो खुशी मोहम्मद ने मंजूर ना किया हो? इस सिलसिले में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, वो सोचने वाले अंदाज में बोला, लेकिन सुना है मुश्ताक मुसर्ती से शादी करने का ख्वाहिशमंद था। उसने बकायदा रिश्ता भी भेजा या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मेरे तजस्सुस को कदरे हवा मिली। मैंने पूछा, ये मुश्ताक कौन है? दरअसल मुझे किसी भी ऐसे शख्स की तलाश थी जिसकी मुसर्ती या अनवर से कोई अदावत साबित होती। इस नुक्ते तक पहुंचे बगैर मैं मुसर्ती के कातिल का सुराग नहीं लगा सकता था, और जब तक कातिल हत्थे न चढ़ जाता ये केस हल नहीं हो सकता था। अनवर ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुश्ताक इधर इकबाल नगर का ही के रहने वाला है। सुना है उसका बाप तुफैल अहमद जमींदारी करता है। ये लोग हाथ से असुदा हावल और खाते पीते हैं। मुझे हैरत हुई क्योंकि मैं खुशी मोहम्मद और उसके घर की हालत खुद अपनी आंखों से देख चुका था। उसने अगर एक खुशहाल जमींदार के बेटे का रिश्ता मंजूर नहीं किया था तो उसके पीछे कोई ना कोई बात होगी। मैंने अनवर से पूछ लिया, क्या तुफैल अहमद के बेटे में कोई ऐप था जो खुशी मोहम्मद ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया? मेरा मतलब है, क्या मुश्ताक लूला, लंगड़ा या गूंगा बहरा था? उसमें कोई जिस्मानी ऐप तो नहीं था जनाब, अनवर ने हिचकिचाहट अमेज लहजे में बताया। लेकिन सुनने में आया कि उसका किरदार तसल्ली बख्श नहीं था। वो एक बिगड़ा हुआ और आवारा आदमी है। उसकी हरकतों को देखते हुए खुशी मोहम्मद ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, अगर मुश्ताक के ऐसे करतूत हैं तो खुशी मोहम्मद ने इसे अपना दामाद ना बनाने का फैसला करके बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया था। अनवर ने मेरी बात सुनी और एक मर्तबा फिर इस अंदाज में दरवाजे की तरफ देखने लगा जैसे उसे जाने की बहुत जल्दी हो। मैंने अपने जहन में मुश्ताक के नाम पर एक सुरख दायरा लगाया और अनवर से सवाल किया, मुझे तुम्हारे चाचा ससुर ने बताया है कि कल सुबह तुम अपनी बीवी को घर में अकेला छोड़कर चक चौंतीस चले गए थे और शाम को जब वापस आए तो मुसर्ती घर में मौजूद नहीं थी। उसके बाद ही तुम इसे इधर उधर तलाश करने लगे। क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं रहता? नहीं जनाब, उसने नफे में गर्दन हिलाई और बोला, वालदैन के इंतकाल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल ही अकेला था। शादी के बाद मुसर्ती मेरी जिंदगी में आ गई। हम दोनों के सिवा उस घर में और कोई नहीं रहता था और अब फिर मुझे तन्हा ही रहना होगा। आखिरी जुमला उसने गुलूगीर आवाज में अदा किया था। मैंने पूछा, अनवर, आज 7 तारीख है, पिछले दिन 6 मई थी। तुम कल कितने बजे घर से निकले थे?
मैं कल नाश्ता वगैरह करके ही घर से रवाना हुआ था, उसने बताया, और मुसद्दी से कहा था शाम से पहले ही वापस आ जाऊंगा। उसने कहा मुझे भी साथ ले चलो। मैंने कहा ये मुनासिब नहीं, मैं वहां अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अगर अकेले घर में तुम्हें डर महसूस हो रहा है तो तुम्हें इकबाल नगर छोड़ता हुआ जाता हूँ। वो बोली, डर वाली कोई बात नहीं, अभी 4 दिन पहले ही तो इकबाल नगर से वापस आई हूँ। इतनी जल्दी जल्दी मैके जाना अच्छा नहीं लगता। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं रह लूंगी। और मैं बेफिक्र होकर चला गया था। जुमला नामुकम्मल छोड़कर वो गंभीर अंदाज में खामोश हो गया। उसके चेहरे से अफसुर्दगी टपकती थी। मैंने इस्तफसार किया, तुम कौन से चक 34 गए थे? मेरी मालूमात के मुताबिक इस जिला में 2 चक 34 थे। अनवर ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मैं चक 34 शुमाली गया था। तुम वहां अपने किस दोस्त से मिलने गए थे? मेरे दोस्त का नाम चौधरी सगीर गुम्मन है। क्या ये सगीर गुम्मन इस बात की गवाही देगा कि तुम 6 मई को उससे मिलने चक 34 शुमाली गए थे, जो मोजा टांडा से 10 मील के फासले पर शुमार में वाक़ है? क्यों नहीं गवाही देगा जनाब, वो मुतामलाना अंदाज में बोला। सगीर गुम्मन मेरा दोस्त है और मैं वाकई उससे मिलने गया था। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने मुझसे पूछ लिया, आप मुझसे इस किस्म की बेतबारी वाले सवाल क्यों पूछ रहे हैं जनाब? बात एतबार और बेएतबारी की नहीं है अनवर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। शायद तुम्हें मालूम नहीं, पुलिस की तफ्तीशी गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। मैं तो सीधा सीधा तुम्हारी बीवी के कातिल तक पहुंचना चाहता हूँ, इसलिए हर शख्स को हर जाविये से घुसकर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मुझे कोई ऐसा इशारा मिल जाए जिसका हाथ थामकर मैं कातिल की गर्दन तक पहुंच सकूं। मेरे इन तफ्तीशी सवालों से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तुमने कोई जुर्म नहीं किया तो तुम्हारा एक बाल भी बंका नहीं होगा। मैंने सांस लेने के लिए लम्हे भर को तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम देख लेना, मैं मुश्ताक और सगीर गुम्मन से भी इस किस्म के सवालात करूंगा, और हर उस शख्स से भी जो मेरी तफ्तीश के रास्ते में आएगा। वो यकीन और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत में मुब्तला मुझे देखता चला गया। मैंने उससे पूछा, तुम चक 34 तक जाने के लिए सवारी कौन सी इस्तेमाल की थी? मैं अपने मुश्के घोड़े पर बैठकर वहां गया था। मजीद चंद सवालात के बाद मैंने अनवर की जान छोड़ दी। उसने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए इजाजत तलब लहजे में मुझसे पूछा, अब तो मैं जा सकता हूँ ना? मैंने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ, मगर इकबाल नगर में मौजूद रहना। जैसे ही थाने से कोई पैगाम पहुंचे अपने सास ससुर के साथ, तुम भी यहाँ आ जाना। पैगाम? उसने मुतजब्जब नजर से मुझे देखा। मैंने कहा, पैगाम से मेरी मुराद है कोई अहम इतला। मुसद्दी की लाश जैसे ही अस्पताल से यहाँ आएगी, मैं तुम लोगों को मतला कर दूंगा। तुम लाश वसूल करने के लिए मेरे पास आ जाना। बात समझ में बैठ जाने के बाद वो उस बात में सार हिलाते हुए बड़ी शिद्दत से मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। फिर मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। वो मेरे कमरे से कुछ इस तेजी से निकला था जैसे परसों के कैदी को यक्का यक रिहा कर दिया गया। मैंने अपनी सोच को दोबारा मकतूला मुसद्दी पर मरकूज कर दिया। मकतूला के शोहर अनवर ने किसी आवारा मुश्ताक का जिक्र करके मेरी सोच को जिला बख्श दी थी। वो मुसद्दी की एक उम्मीदवार की हैसियत से उभर कर सामने आया था, और ये बाद में मालूम हुई कि खुशी मोहम्मद ने उस उम्मीदवार की दरख्वास्त को यकसर मुस्तरद कर दिया था। मुंतखब होने का कोई भी ख्वाहिशमंद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसे यूं ठुकराया जाए, और खास तौर पर अगर वो उम्मीदवार मुकाबलतन ताकतवर भी हो, तो फिर अपनी नाकामी को आसानी से फरामोश नहीं कर सकता। मुश्ताक तो ना सिर्फ ये कि एक ताकतवर और साहब हैसियत शख्स का बेटा था, बल्कि वो खासा बिगड़ा हुआ भी था। ये करेला और वो भी नीम चढ़ा वाली सूरत हाल थी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि उस मुश्ताक को थाने बुलाकर उससे कड़ी पूछ-पूछ करूंगा। मेरे जहन में उस वक्त एक और नाम ही चमक रहा था, और वो नाम था करमदीन जट की बेटी नाजो का। नाजो मकतूला मुसद्दी की सबसे ज्यादा गहरी सहेली थी। मुश्ताक के बारे में उससे भी बड़ी मुफीद मालूमात हासिल हो सकती थी। मैंने महसूस किया एक मरतबा फिर मुझे इकबाल नगर के दौरे पर जाना होगा, मगर ये दौरा पोस्टमार्टम के नतायज सामने आने से पहले मुमकिन नहीं था। बहुत सी बातें अचानक मिलकर एक साथ चलने लगी थी, जिनमें से बाज तो रोजे रोशन की तरह आया थी और बाज वजाहत तलब। उस रोज बाज नागजीर वजूह की बिना पर उस सरती की लाश अस्पताल से ना आ सकी, लिहाजा ये मामला आइंदा रोज पर टल गया। मैं इस केस को जहन में रखते हुए मामूल की कार्रवाई में मसरूफ हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गोया एटम बम का धमाका था।
8 मई की सुबह में अपने कमरे में जाकर बैठा ही था कि अस्पताल से मुसद्दी की पोस्टमार्टम शुदा लाश आ गई। मैंने कांस्टेबल को फौरन इकबाल नगर रवाना कर दिया ताकि वह मुक्तुल्ला के वालिदैन और शोहर को लाश की आमद की इत्तला दे दे। उसके बाद मैं रिपोर्ट का मुताला करने लगा। मैं सतर सतर जैसे आगे बढ़ा था, मेरे जहन में गोया फूल जड़ियां से छूटने लगी। ताहम इन फूल जड़ियों में बारूदी धमाकों जैसी वहशतनाक गूंज शामिल थी। इस सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला दशीजा मुसर्रत जबी उर्फ मुसद्दी की मौत 5 मई को रात के इब्तदाई हिस्से में वाक़या हुई थी। मौत के वक्त का तयन रात 9 और 10 बजे के दरमियान किया गया था। इस रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह अल्फाज में दर्ज था कि मकतूला को नींद की हालत में मौत के घाट उतारा गया था। मौत के सबब के सिलसिले में बयान किया गया था कि मकतूला का गला घोंटकर उसे जिंदगी की कैद से आज़ाद किया गया था। यहाँ तक तो सब ठीक था। पोस्टमार्टम की ये रिपोर्ट मेरे अंदाजों की तर्जुमानी कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो क़यामत खेज़ इंकशाफ किया गया था उसने मुझे हिलाकर रख दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला मुसर्रती 3 माह की हामला थी। मैंने इस सतर को कोई 10 बार पढ़ा, लेकिन उसके मायने और मफहूम में कोई फर्क वाज़ेह ना हुआ। ये भी नहीं सोचा जा सकता था कि हिंसे को तहरीर करते हुए कोई गलती हो गई हो। जहाँ 3 का हिंसा दर्ज था, वहीं ब्रैकेट में बाकायदा 3 की स्पेलिंग भी मौजूद थी, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि रिपोर्ट तैयार करने वाले से कहीं कोई गलती नहीं हुई। मकतूला वाकई 3 माह की हामला थी। मेरा ज़हन इस होलनाक इंकशाफ पर घूम कर रह गया था। मुसद्दका मालूमात और इत्तला के मुताबिक मकतूला की शादी 2 माह पहले हुई थी। फिर ये क्यों कर मुमकिन था? ये क्यों कर एक ऐसा खतरनाक सवाल था जो सोच को जहरालूद करता था। अपने साथ साथ ये ख्यालात इन तारीक गलियों में दौड़ाता था जहाँ कदम कदम पर शर्म से निगाह झुक जाती हो। इंसान आगे बढ़ने के बजाय सच्चे दिल से ये दुआ मांगने लगे कि जमीन शक हो जाए और वो जमीन ओढ़ कर अपना चेहरा लोगों की घूरती छेड़ डालती निगाहों से छुपा ले। ये एक ऐसा मकाम होता है जब इंसान जिंदा रहने पर मौत को तरजीह देने पर मजबूर हो जाता है। मेरे ज़हन ने फौरन एक फैसला कर लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलती तो मुसर्रती से हुई थी। इस फैसले पर पहुंचते मेरे जहन में मकतूला के शोहर अनवर का नाम घूमने लगा। उसने मुझे जो इंटरव्यू दिया था वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से लगा नहीं खाता था। अनवर ने मुझे बताया था 6 मई की सुबह वो नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद अपने मशक़ी घोड़े पर सवार होकर किसी चौधरी सगीर गुम्मद नामी दोस्त से मिलने चक 34 शमाली चला गया था। उसके बयान के रूह से उस वक्त तक मुसर्रती जिंदा खुशबाश थी और बड़े खुशगवार अंदाज में मुक्तला ने अपने शौहर को रुखसत किया था, मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती थी 6 मई का सूरज उसे देखना नसीब ही नहीं हुआ था। उसे 5 मई की रात 9 और 10 बजे के दरमियान मौत के घाट उतार दिया गया था। मुझे मुक्तला की लाश रहमो मुछेरे के तवस से 6 मई की सुबह मिली थी। उसका मतलब था 5 मई की रात 9-10 बजे से लेकर 6 मई की सुबह तक मुक्तला की लाश नहर के पानी के साथ साथ तैरती रही थी। अगर वक्त का हिसाब छोड़ा जाता तो बड़े वसूख से ये कहा जा सकता था मकतूला की लाश को मौजा टांडा के मकाम से नहर बुर्द किया गया था। इस तनाजर में अनवर का बयान बोगस और बातिल हो जाता था। अब सबसे अहम सवाल ये उभर कर सामने आता था कि अनवर ने मुझसे झूठ क्यों बोला। जब कोई शख्स गलत बयानी करता है, दरोगोई से काम लेता है, तो उसके पेश नज़र कुछ ना कुछ जरूर होता है। अपने झूठ से वो कोई ना कोई फायदा हासिल करना चाहता है और आमतौर पर यह फायदा किसी नुकसान से बचने की शक्ल में होता है। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अनवर को इस दरोगोई से क्या फायदा हासिल हो सकता था, या उसने किसी मुमकिन नुकसान से बचने के लिए गलत बयानी से काम लिया था। मेरे जहन ने फौरन से पेशतर इस सवाल का जवाब पेश कर दिया और वो जवाब बड़ा तहलका खेज था। मेरे अंदाजे के मुताबिक अनवर किसी ऐसे जुर्म में मुलव्वस था जिसका मकतूला मुसर्रती से गहरा ताल्लुक था। ये सोचते हुए मेरे जहन में सरकारी अस्पताल का मंजर घूम गया जब अनवर मुसर्रती की दायमी जुदाई में अस्पताल की संगलाख दीवारों से सर टकरा रहा था। मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल की रोशनी में ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अनवर ने अस्पताल में और बाद अज़ा थाने में मेरे सामने बड़ी भरपूर अदाकारी का मुजाहरा किया था। खुशी मोहम्मद इकबाल नगर से अपनी बेटी की लाश वसूल करने आया तो उसके साथ गांव के 2-3 और अफराद भी शामिल थे, लेकिन मेरी मतलाशी निगाह जिस चेहरे को ढूंढ रही थी वो मुझे कहीं दिखाई ना दिया। मैंने इसरारी लहजे में खुशी मोहम्मद से पूछ लिया, खुशी मोहम्मद, तुम्हारा दामाद नजर नहीं आ रहा? वो जी आज सुबह टांडा गया है, खुशी मोहम्मद ने जवाब दिया। वो टांडा क्यों चला गया? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने उसे ताकीद भी की थी वो इकबाल नगर को छोड़कर कहीं नहीं जाए और अपनी बीवी की लाश वसूल करने के लिए तुम्हारे साथ थाने आए।
خوشی محمد نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، وہ بات یہ ہے جناب کہ ہم توقع کر رہے تھے کل ہمیں لاش مل جائے گی. میں نے تو کل یہاں سے جاتے ہی قبرستان میں مسرتی کے لیے ایک قبر. اسے بولنے میں دشواری محسوس ہونے لگی تو جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا. پھر بڑی زخمی نظر سے میری طرف دیکھنے لگا. میں اس کی مجبوری اور معذوری کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا. وہ ایک باپ تھا. اولاد کے لیے اس کے سینے میں ایک حساس دل دھڑک رہا تھا. اپنی بیٹی مسرتی کی موت اور تدفین کے ذکر نے گویا اس کا گلا گھونٹ دیا تھا. الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ بے بسی کے عالم میں مجھے دیکھتا چلا جا رہا تھا. وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا. خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا اور اس کا انتظار میں رہا کہ وہ جذبات کے ریلے سے نکل کر ذرا خود پر قابو پا لے. مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا. چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جب کل رات تک بھی آپ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو انور کہنے لگا کہ وہ صبح ہی صبح ٹانڈا چلا جائے گا تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اس اندوہناک واقعے کی خبر دی جا سکے. اس نے وعدہ کیا تھا وہ آج دوپہر تک واپس آ جائے گا. میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور کسی جرح بحث کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نہ ہی اسے پوسٹ مارٹم کے خطرناک پہلوؤں سے آگاہ کرنے کی کوشش کی. وہ ایک دکھی شخص تھا، ایک ایسا باپ جس کے اعصاب ٹوٹ چکے ہوں اور جذبات بکھر گئے ہوں، جس باپ کی محدود اور مختصر خوشیوں کا کانچ میں ریزہ ریزہ ہو کر اس کے اپنے دل و جگر ہی میں پیوست ہو جائے. اس سے حساس موضوع پر بات کرنے سے احتراز برتنا چاہیے تا وقت یہ کہ وہ جذباتی صدمے سے کلی طور پر باہر نہ آ جائے. میں نے ضروری قانونی کاغذی کارروائی مکمل کر کے مقتولہ مسرتی کی لاش خوشی محمد کے حوالے کر دی. پھر جب وہ تھانے سے جانے لگا تو میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے صرف اتنا بتایا، خوشی محمد، میرا یہ شخص سچ ثابت ہو گیا ہے. تمہاری بیٹی کو باقاعدہ قتل کر کے نہر میں پھینکا گیا تھا. پوسٹ مارٹم رپورٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مسرتی کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے. وہ جذبات سے لبریز کپ کپاتی آواز میں بولا، کون ہے وہ مردود جس نے میری پیاری بیٹی کو موت کے حوالے کیا ہے؟ اس شفاق اور بے رحم شخص کو میں 24 گھنٹے کے اندر اندر ڈھونڈ نکالوں گا. میں نے پرعزم لہجے میں کہا، میں بڑی شد و مت سے مسرتی کے قاتل کو تلاش کر رہا ہوں. تم امید رکھو بہت جلد میرا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا. وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا. خوشی محمد کے جانے کے بعد میں نے ASI نوشاد کو اپنے کمرے میں بلایا. پھر اسے موزہ ٹانڈا روانہ کرنے کے لیے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا. میرے حکم کے مطابق اسے انور کو ہر حال میں گرفتار کر کے میرے پاس لانا تھا. میں نے 2 کانسٹیبلز کو، مقصود اور مظفر کو بھی اس کے ساتھ کر دیا اور 3 افراد کی اس ٹیم کو خصوصی ہدایت کر دی کہ وہ آج شام سے پہلے انور کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دے. ان کے جانے کے بعد میں بھی حرکت میں آ گیا. خوشی محمد کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ انور دوپہر تک اقبال نگر آ جائے گا. اقبال نگر سے ٹانڈا اور ٹانڈا اسے اقبال نگر آنے جانے کے لیے ایک ہی راستہ مستعمل تھا. زیادہ امید اس بات کی تھی کہ میری بھیجی ہوئی ٹیم کو وہ راستے ہی میں کہیں نظر آ جائے گا. نوشاد، مقصود اور مظفر اس کے صورت آشنا تھے، لہٰذا ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں تھی، مگر میں اسی پر قناعت کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا. میں نے کانسٹیبل عارف کو ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھ لیا اور اقبال نگر پہنچ گیا. میں نے اقبال نگر میں قدم رکھنے کے بعد خوشی محمد کو ٹچ کیا اور نہ ہی اس کے گھر کا رخ کیا، بلکہ نہایت ہی خفیہ انداز میں چودھری سرور کی حویلی پہنچ گیا. چودھری نے حسب معمول میرا پرتپاک استقبال کیا اور اس کیس کے حوالے سے مختلف سوالات کرنے لگا جس پر آج کل میں کام کر رہا تھا، یعنی مسرت مرڈر کیس. گزشتہ 2 روز میں جو حالات سامنے آئے تھے اسے پل پل ان کی خبر تھی. رہی سے ایک قسم میں نے پوری کر دی. وہ پہلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میری بات سنتا رہا. اس سنسنی خیز اور پررس معلومات گفتگو کے دوران زمیندار طفیل احمد کے بیٹے مشتاق کا بھی ذکر آیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی زیر بحث رہی. میں خاموش ہوا تو چودھری سرور نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، ملک صاحب، میرا اندازہ تو یہ کہتا ہے کہ انور اس قتل کی واردات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے. میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، آپ کو تو اندازہ ہے اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں. میرے خیال میں یا تو انور نے خود اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور یا پھر کسی اور کی مدد سے یہ کام کیا ہے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کے متعدد جھوٹوں کی کلئی کھول دی ہے. اسی لیے میں سانس لینے کے لیے لمحے بار کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس لیے میں نے اس کی گرفتاری کے لیے ایک مختصر سی پولیس پارٹی کو موزہ ٹانڈا روانہ کر دیا ہے اور خود آپ کے پاس آیا ہوں. انور کی گرفتاری کے لیے مجھے آپ کا خفیہ تعاون بھی درکار ہے. جی ملک صاحب، آپ حکم کریں. وہ ہمہ تن گوش ہو گیا. میں نے کہا،
आप अपने बंदों को अलर्ट कर दें कि जैसे ही अनवर इकबाल नगर में दाखिल हो वो किसी तरह उसे घेर घार कर आपकी हवेली तक ले आए। मैं कांस्टेबल आरिफ को इधर ही छोड़कर जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने अनवर की गिरफ्तारी के लिए एक टीम टांडा भेजी है, लेकिन मैं कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। अगर अनवर किसी तरह मेरी भेजी हुई पार्टी से नजर बचाकर यहाँ आ जाता है तो आपके मुतय्यन होशियार बंदे उसे काबू कर लेंगे। मैं आज का सूरज गुरूब होने से पहले पहले अनवर को अपने सामने देखना चाहता हूँ। आप फिक्र ना करें, ये सब हो जाएगा, वो ठोस लहजे में बोला। मैं उठकर खड़ा होकर कहा, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। कहाँ? वो भी मेरे साथ खड़े होते हुए हैरत से मुस्तबसर हुआ। मैं थाने वापस जा रहा हूँ, वहाँ बहुत सारे काम बिखरे पड़े हैं। वो तो ठीक है, मगर मैं आज आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, वो इसरारी लहजे में बोला। मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो वजाहत करते हुए बोला, उस रोज भी आप खाना खाए बगैर चले गए थे, इत्तेफाक से दोबारा आ ही गए तो आज दोपहर का खाना। चौधरी साहब, मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, आप खाने के सिलसिले में अपने पास मेरा उधार खाता खोल दें और उसमें मेरा उधार लिखते जाएं। इंशाल्लाह मैं जैसे इस केस से निपटूंगा आपके दौलत खाने पर एक अजीम शान दावत उड़ाने जरूर आऊंगा, मगर अभी नहीं रुक सकता, मेरा फौरन थाने पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं चंद लम्हात के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर चौधरी सरवर की तसल्ली के लिए कह दिया, मैं अपने अमले का एक फर्द यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, आप खातर तवाज़ा के सिलसिले में फिलहाल उसी से इस्तेफादा कर लें। चौधरी ने अंदाजा लगाया कि मैं किसी भी सूरत रुकने वालों में से नहीं हूँ, तो उसने ज्यादा इसरार नहीं किया और मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैं उसकी हवेली से निकला और थाने की जानिब रवाना हो गया। वो असर के बाद का वक्त था, शाम होने वाली थी, यानी उस दिन का सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। मैं थाने में अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा था। मेरे अलावा उस कमरे में दो अफराद मौजूद थे, एक हवालदार हक नवाज और दूसरा मकतूला मुसद्दी का शोहर अनवर। वो दोनों मेरे सामने खड़े थे। इस तरह के हवालदार बड़ी भूखी और तरसी हुई नजर से अनवर को देखते हुए मेरे किसी मखसूस इशारे का मुंतजिर था। मैंने जिस मतलाशी टीम को मोजा टांडा भेजा था, उनकी वापसी बड़ी कामयाब रही थी और अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अनवर को थाने पहुंचाया था। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि अनवर उन्हें रास्ते ही में मिल गया था। वो इकबाल नगर से टांडा की सिमत बढ़ रहे थे कि उन्हें सामने से आता नजर आ गया, लिहाजा उसे बड़ी मुहारत से काबू करके थाने ले आए और अब वो मेरे सामने सर झुकाए खड़ा था। एएसआई ने मुझे रिपोर्ट दी थी कि गिरफ्तारी के वक्त अनवर ने बहुत हाथ पांव मारे थे, लिहाजा मैंने उसकी खातिर तवाज़ा के लिए एक जिलास सिफ्त हवालदार को उसके पहलू में खड़ा कर दिया था, ताकि घी अगर सीधी उंगली से ना निकल सके तो मेरी टेढ़ी निगाह को देखते ही हक नवाज अपने मिजाज को भी टेढ़ा कर ले। मैंने खनकार कर गला साफ किया और तेज नजर से घूरते हुए अनवर से पूछा, तुम शराफत से अपने जुर्म का इकरार करते हो या मैं कोई दूसरा तरीका इख्तियार करूं? जनाब, मैंने कुछ नहीं किया, वो फरियादी लहजे में बोला। आपके आदमी खामखा मुझे गिरफ्तार करके ले आए हैं। एक तो मेरी बीवी जान से गई, ऊपर से मेरे ही साथ ज्यादती भी हो रही है। इसका मतलब है तुम सीधी तरह नहीं मानोगे, मैंने संगीन लहजे में कहा और हवालदार को आंखों में इशारा कर दिया। उसके साथ ही कमरा अनवर की चीखों से गूंज उठा। हवालदार ने बड़े वहशियाना अंदाज में उसकी खातिरदारी शुरू कर दी थी। उसकी कराहों में कदरे कमी आई तो मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, अनवर, तुमने बताया था 6 मई की सुबह तुम चक 34 शमाली चले गए थे और जब शाम को वापस आए तो मुसर्ती गायब थी, जबकि सुबह जब तुम घर से निकले तो तुम्हारे बयान के मुताबिक मुसर्ती खुशबाश और जिंदा थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तुम्हारे इस बोगस बयान के मुंह पर जूते मारी है। जानते हो इसमें क्या लिखा है? मैंने लम्हे बार को तवक्कुफ करके सवालिया नजर से उसकी आंखों में देखा। वो खासा सरासीमा दिखाई दिया। मैंने इजाफा करते हुए उसे बताया, मुसर्ती की मौत 5 मई की रात 9 और 10 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। ये वो रात है जब तुमने बकौल तुम्हारे अपनी बीवी के साथ घर में गुजारी थी। तुमने अपने किस जुर्म को छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला था? थानेदार साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, वो कनखियों से हवालदार हक नवाज की जानिब देखते हुए बोला। उसके लहजे में अगरचे लजाजत थी, लेकिन मुझे ये समझने में कतई कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि उसका ये लहजा एकदम खोखला था। वो अपनी फरियाद को आगे बढ़ाते हुए बोला, आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। हवालदार ने उसकी पिंडली के सामने वाले हिस्से पर अपने बूर से एक पूर दर्द ठोकर लगाई। अनवर तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। हवालदार ने मुझसे मुखातिब हुए कहा,
ملک صاحب آپ اس بدبخت کو تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں اس کی زبان کتنی تعاون کرنے والی ہو جاتی۔ میں نے اسے بیبا بندہ نہ بنا دیا تو؟ حق نواز میرا نام نہیں، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو مجبوراً ایسا کرنا ہی پڑے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور دوبارہ انور کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے کرخت انداز میں سوال کیا۔ دو ماہ اور چند دن، وہ ہکلایا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شامل ایک شرمناک انکشاف کو اس پر واضح کرنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، تمہاری شادی کو تو 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، لیکن رپورٹ بتاتی ہے مسدی کی شادی تم سے بھی 2 ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ مسدی کی شادی؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، مجھ سے پہلے کسی اور سے اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی تم ہی دو گے۔ میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے حوالدار کے مشورے پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس سے وقت بھی بچتا اور حوالدار کے ہاتھ پاؤں کو بھی خاصا سکون مل جاتا۔ میں نے انور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، میں تو یہی چاہتا تھا تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں، لیکن جب تمہیں خود اپنا خیال نہیں ہے تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے حوالدار کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے مخصوص اشارہ کر دیا۔ حق نواز کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں اپنے تجربے کا استعمال کرتے ہوئے انور کے کالر میں ہاتھ ڈالا، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسے کسی لاوارث جانور کی مانند گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے میرے کمرے سے باہر لے گیا۔ مجھے یقین تھا اس کی منزل ٹرائل روم کے سوا اور کوئی نہیں ہوگی۔ اگلے ہی لمحے مجھے اس سمت سے کراہنے اور بلبلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں سمجھ گیا حق نواز نے ٹرائل روم کا حق ادا کرتے ہوئے ٹرائی شروع کر دی تھی۔ میں کرسی سے اٹھا اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بڑے اطمینان سے رات کا کھانا کھایا اور ٹہلتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے امید تھی اس دوران حق نواز نے انور کے خاطر مداری کے ناقابل فراموش اداب سے نواز دیا ہوگا۔ میری یہ امید پوری ہوگی۔ میں جیسے ہی اپنی کرسی پر بیٹھا، حوالدار کسی چراغی جن کی مانند میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ ملک صاحب، یہ انور تو بڑا ہی بزدل اور کمزور بندہ ثابت ہوا ہے۔ میں حوالدار کی بات سن کر فوراً سمجھ گیا کہ اس نے محدود تفتیش کے استعمال سے انور کو سچ بولنے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ روا روی میں نے اس سے پوچھ لیا، کیوں، کیا ہو گیا؟ ہونا کیا تھا جناب؟ وہ سادگی سے بولا، میں تو سمجھ رہا تھا وہ آسانی سے زبان ہی کھولے گا، مگر یوں لگا جیسے وہ ٹرائل روم میں پہنچنے ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے 2-3 سادہ اور آسان فارمولے آزمائے تو اس نے مجھے آزمائش میں ڈالے بغیر شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے اقبال جرم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انور نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا اقرار کر لیا ہے ملک صاحب۔ میں نے ایک طویل، گہری اور اطمینان بھری سانس خارج کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حق نواز، ایسا بھی ہوتا ہے، تم نے اسے بزدل اور کمزور کا خطاب دیا ہے، مگر میں انور کے حوالے سے یہی کہوں گا، وہ کچا مجرم ہے، اس لیے اس نے تمہیں زیادہ زحمت نہیں دی۔ بہرحال میں لمحے بھر کو رکا، پھر حوالدار سے کہا، حق نواز، اگر تم اسے بیبا بندہ بنا ہی چکے ہو تو فوراً یہاں لے آؤ تاکہ اس کا اقبالی بیان قلم بند کرنے کے بعد سکھ کی سانس لی جائے۔ حوالدار کشاں میرے کمرے سے نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ انور کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے آئندہ 1 گھنٹے میں اس کا انٹرویو لے لیا، پھر اسے حوالات میں بند کرنے کا احکام صادر کرتے ہوئے سونے کے لیے اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ انور نے مجھے جو بیان دیا وہ فل اسکرپٹ کے 5 صفحات پر مشتمل تھا، لیکن میں یہاں پر صرف خلاصہ پیش کروں گا تاکہ اس کیس کے تشنہ پہلوؤں کو سیراب کرنے کا کام مکمل ہو جائے۔ انور کی شادی ایک فلاپ شادی تھی اور اس ناکامی کے سبب سے یا تو وہ خود واقف تھا یا اس عورت کو آگاہی حاصل تھی جو اسے چھوڑ کر عرصہ ہوا چلی گئی تھی۔ اتنے بڑے فالٹ کے ساتھ اسے چاہیے تھا کہ زندگی بھر دوبارہ شادی نہ کرتا۔ اس کے نقص سے ٹانڈا اور اقبال نگر کے لوگ واقف نہیں تھے، لہٰذا خوشی محمد نے اپنے تنہا بھتیجے کو داماد بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ خوشی محمد بیچارہ تو اس کی نااہلیت سے بے خبر تھا، مگر انور نے بھی حماقت کا ثبوت دیا۔ اسے چاہیے تو یہی تھا کہ اب زندگی بھر کبھی شادی کا نام نہ لیتا، لیکن مسٹی جیسی بھرے بھرے بدن کی مالک گوری چپٹی لڑکی کو دیکھ کر اس کی نیت پھسل گئی اور اس نے اپنی عاقبت خراب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 ماہ خیر عافیت سے گزر گئی، لیکن چند روز پہلے جب مسٹی اپنے میکے میں رہنے کے بعد دوبارہ موزر ٹانڈا پہنچی تو ایک قیامت برپا ہوگی۔ ایک رات مسٹی نے انور کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔
یہ الفاظ زہر بن کر انور کی سماعت میں سرایت کر گئے۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ کس قابل ہے اور کس لائق نہیں۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اقبال نگر والے مشتاق و مسرتی میں دلچسپی رہی تھی۔ اس کے ذہن نے امکانہ انداز میں سوچتے ہوئے آنن فانن اس کہانی کے ڈانڈے یہاں سے وہاں تک ملا ڈالے۔ اب اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ کھلم کھلا مسرتی کی اس لغزش پر شور نہیں مچا سکتا تھا۔ بیوی کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے اسے اپنی نااہلی کا پردہ چاک کرنا پڑتا، اور یہ اسے کسی طور بھی منظور نہیں تھا۔ وہ نام نہاد مردانگی پر لگنے والی ٹھیس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سچ کا زہر بڑا ہی کڑوا اور اذیت دینے والا ہوتا ہے۔ دو ایک روز تک یہ اذیت سہتا رہا۔ بالآخر اس نے مسرتی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اچانک بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ ذہن میں گھومنے والے زہریلے خیالات اور سوالات نے اسے بے اندازہ مشتعل کر دیا تھا۔ وہ اتنا جوشیلا ہو گیا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھا، اور وہ کوا کی رات اس نے سوتے میں مسرتی کا گلا گھونٹ کر اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کو حل نہ کیا جا سکتا ہو، مگر انور اپنی خامی کے ہاتھوں ایسا ذلیل ہو گیا کہ حل کرنے کی بجائے اس نے مسئلے ہی کو ختم کر ڈالا۔ خود کو اس واقعے سے لا تعلق اور لا علم ظاہر کرنے کے لیے اس نے چک 34 شمالی کا دورہ بھی کر ڈالا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں قانون کے شکنجے میں جکڑا جائے گا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کا سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا تھا۔ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنے اور ان کی خطائیں معاف کرنے کی تاکید اسی لیے کی گئی ہے تاکہ ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دیا جا سکے۔ اگر انور غصے اور اشتعال میں آ کر کوئی سنگین قدم اٹھانے کی بجائے مسرتی کو معاف کر کے خاموشی اختیار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی پردہ رکھ لیتا۔ اس کے جذباتی حماقت نے سب کچھ تباہ کر ڈالا تھا۔ انور نے مسرتی اور مشتاق کو قصوروار سمجھتے ہوئے ایک قیامت خیز فیصلہ کر ڈالا تھا۔ لیکن میری بات کی تحقیق سے پتا چلا کہ اس معاملے میں مشتاق کا کوئی دوش نہیں تھا۔ مسرتی نے کس کے تعاون سے وہ خطا کی تھی، اس شخص تک رسائی حاصل کرنے کے باوجود بھی میں اس کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ وہ آفت زادی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اور اس کی موت کے ساتھ ہی بہت سارے راز بھی زیر زمین چلے گئے تھے۔ میں کون ہوتا تھا کسی کے راز سے پردہ اٹھانے والا، جبکہ اب اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔